हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस ट्यूटोरियल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी, हमारी जो प्योर मैथमेटिक का एक पार्ट है। बहुत सिंपल तरीके से सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और ये सीरीज जो रहेंगी मैं लेक्चर वाइज यहाँ पे अपलोड करने वाली हूँ। दिस विल बी आवर लेक्चर नंबर 1 ऑफ ग्रुप थ्योरी। ये वीडियो यूजफुल रहेगी उन बच्चों के लिए जो आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी का एमएससी एंट्रेंस देने वाले हैं, बीएससी कर रहे हैं या फिर नेट का एग्जाम देंगे। ठीक है, तो अपने लेक्चर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं एक ब्यूटीफुल से थॉट के साथ। विकल्प मिलेंगे बहुत, मार्ग भटकाने के लिए संकल्प ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। इसी तरीके से हम अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे और हमारे लेक्चर्स भी रेगुलरली अपलोड करते रहेंगे और साथ में हम आईआईटी जैम को या फिर कोई भी एमएस एंट्रेंस है उसको अच्छे रैंक के साथ क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज इस लेक्चर नंबर 1 के अंदर जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं एक बार उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन। आफ्टर दैट वी विल लर्न अबाउट ग्रुपॉइड्स, फिर सेमी ग्रुप, मोनोइड ग्रुप और अबेलियन ग्रुप। ये जितने भी टॉपिक हैं आज लेक्चर नंबर 1 के अंदर, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रुप थ्योरी। इन्हीं से आपका बेस कंसेप्ट बनता है ग्रुप थ्योरी का। अगर आप अच्छे से इनको समझ लेते हो तो आगे के लेक्चर्स को समझना काफी इजी रहेगा और क्वेश्चंस भी बहुत ही अच्छे से बनने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है इसको बिना स्किप किए देखना और इसकी स्पीड भी काफी तेज मत करना, क्योंकि अगर आप ये अच्छे से स्लोली अच्छे से कंसेप्ट को समझ लेंगे तो आपकी ग्रुप थ्योरी जो है उसकी जो बैकबोन है वो बहुत ही अच्छे से आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक नंबर 1 जो है हमारा बाइनरी ऑपरेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। हम इसे बाइनरी कंपोजिशन भी कहते हैं। इट कैन बी कॉल्ड एज बाइनरी ऑपरेशन और बाइनरी कंपोजिशन। बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, ध्यान से समझना है। अब देखो कि आप इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आई होप कि जो बेसिक चीजें आपने 12th और 11th में पढ़ी होंगी वो सारी आपको क्लियर होंगी। ठीक है, तो उसमें एक चीज आती थी आपकी सेट। तो सेट से हम क्या समझते थे? सेट से हम समझते थे कि इफ सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का, है ना। ये समझते थे हम सेट से। और सेट के अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछती हूं कि व्हाट इज सेट, अब आप कह दोगे कि भाई सेट ये रटी रटाई डेफिनेशन बोलते थे सब, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट का मतलब है कि यूनिक। डिस्टिंक्ट से मतलब होता है यूनिक, यानी कि रिपीटेशन हम नहीं करते हैं सेट के अंदर। अगर आपने एक सेट ये कंसिडर किया, इसके एलिमेंट है 1 2 3 1, तो जो 1 है वो 2 बार आया लेकिन काउंट एक बार ही होगा, यानी इसके एलिमेंट्स 1 2 और 3 ही माने जाएंगे, क्योंकि 1 जो है वो रिपीट हुआ है लेकिन 1 खुद में एक यूनिक एलिमेंट है, तो आप उसको कितनी बार भी लिखोगे वो काउंट एक ही बार होगा। ठीक है, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती। इससे ये मीनिंग है कि अगर नेचुरल नंबर के सेट की बात करें तो हर एक इंसान के लिए नेचुरल नंबर का सेट कुछ इस तरीके का ही होगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबको पता है ये नेचुरल नंबर का सेट है। तो यानी जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, कुछ रूल्स फॉलो किए जा रहे हो। अगर हम बात करते हैं सेट ऑफ बेस्ट क्रिकेटर्स, तो हर एक जो ह्यूमन बीइंग है उसके लिए डिफरेंट हो सकता है वो सेट, तो वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ठीक है, सेट के अंदर वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। इसका मीनिंग हुआ कि हर एक इंसान के लिए, हर एक पर्सन के लिए वो जो सेट होगा उसके एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ठीक है, सो ये हमारे पास एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सेट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी सेट के ऊपर हम लगाएंगे बाइनरी ऑपरेशन, इसलिए सेट को समझना जरूरी था। ओके, तो अब देखो, अब हम कंसिडर कर लेते हैं जी एक सेट है, और कैसा सेट है? नॉन एम्प्टी सेट है। जी क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट। तो इस चीज को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जी इज नॉट इक्वल टू नल सेट, यानी कि जी जो है वो नल सेट नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट होगा, मतलब वो एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, इसके बाद जो बाइनरी ऑपरेशन है ये एक मेथड होता है जिसको हम लगाते हैं हमारे एक नॉन एम्प्टी सेट जी के एलिमेंट्स पर। ठीक है, सेट का नेम आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, वेयरएज इसके जो एलिमेंट्स, इसके जो मेंबर होते हैं हम उन्हें स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो जो बाइनरी ऑपरेशन है इसमें हम करते क्या है, देखो
सबसे पहले तो यहाँ लिखा हुआ है बाइनरी, तो इसका मतलब है बाई मतलब 2। यूजुअली हम जो भी सेट होगा हम उसके 2 एलिमेंट्स लेंगे और उसके ऊपर लगाएंगे बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी कंपोजिशन। अब जो बाइनरी ऑपरेशन होता है हम इसे कैसे डिनोट करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं स्टार से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि 2 एलिमेंट्स पे लगाएंगे, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास 2 एलिमेंट है सेट जी के, ए और बी। ए और जो बी है 2 सेट हैं जी के, यानी जी को बिलोंग करेंगे। और अगर हम इनके बीच में एक बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं, ए बी के बीच में हमने बाइनरी ऑपरेशन स्टार लगाया और इसका आंसर भी अगर हमारे जी में ही बिलोंग कर जाए तो उस ऑपरेशन को, उस मेथड को हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। यानी एक ऐसा ऑपरेशन जिसको लगाने के बाद जो एलिमेंट्स के ऊपर लगा है दोनों के दोनों सेट में ही बिलोंग करने चाहिए, उनके ऊपर जब कोई ऑपरेशन लगाए और आंसर हमारा सेम सेट में आ जाए तब हम उस ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है बाइनरी ऑपरेशन। मैं समझा भी देती हूँ कैसे। देखो, अब हमारे पास बहुत तरीके के ऑपरेशन होते हैं। अब स्टार का मतलब क्या है? ठीक है, स्टार का मतलब है कि स्टार कुछ भी हो सकता है, जितने ऑपरेशंस हैं वो सारे ऑपरेशंस हो सकता है। जैसे कि प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, इट कैन बी यूनियन, इट कैन बी इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे हमारे पास ऑपरेशन होते हैं जो हमारे बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं। यानी इस स्टार की जगह इनमें से कोई भी ऑपरेशन हो सकता है और इनमें से जौन सा भी ऑपरेशन स्टार की जगह होगा, अगर उसको हम अप्लाई करते हैं किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स के ऊपर सेट के और आंसर सेम सेट में आ जाता है, तब उस हमारे ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये। अब इसके अलावा देखो, जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, एडिशन दे रखा है, सब्ट्रैक्शन दे रखा है, मल्टीप्लीकेशन दे रखा है। ये हमारे पास ऑर्डिनरी होते हैं, यानी ये क्या है, ऑर्डिनरी है। दिस इज ऑर्डिनरी एडिशन, दिस इज ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन, दिस इज ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन। ऑर्डिनरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम खुद का बाइनरी ऑपरेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि मान लो आपने कंसिडर किया, देखो जैसे हमने एक ऑर्डिनरी लिया, हमारे पास एक ऑर्डिनरी हमने एडिशन लिया a प्लस में b। ठीक है, अब हमने एक नया हमने खुद डिफाइन किया, जो हमारा सेल्फ डिफाइंड है वो ऑर्डिनरी नहीं है, वो है हमारा a स्टार में b। और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या खुलेगी, a प्लस बी प्लस में 2ab। चलो ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, ये हमने खुद कंसिडर किया। तो यहाँ पे अगर आप स्टार की जगह एडिशन ले रहे हैं तो वो हमारे पास एक ऑर्डिनरी एडिशन नहीं है। जैसे कि अगर यहाँ पे a की वैल्यू 1 होगी और b की वैल्यू अगर 2 होगी, तो यहाँ पे तो हो जाएगा 1 प्लस में 2 इज इक्वल टू 3। दिस इज ऑर्डिनरी एडिशन। लेकिन यहाँ पे अगर ये 1 प्लस में 2 करोगे, यानी यहाँ पे प्लस लगेगा, तो ये हो जाएगा a प्लस में b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस में 2ab प्लस में 2ab। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करोगे तो इसका मतलब होगा कि अगर आप 1 प्लस में 2 कर रहे हो ना, तो ये ऐसे ओपन होगा, यानी 1 प्लस में 2 की वैल्यू आएगी 1 प्लस 2 प्लस में 2 इंटू 1 इंटू में 2, यानी वैल्यू आएगी 1 प्लस 2 प्लस में ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डिनरी एडिशन से तो अलग आंसर आता है, लेकिन अगर सेल्फ डिफाइंड हमारे पास हो कोई ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, तब वहां पे आंसर अलग आ सकता है। इसीलिए हम इनको स्पेसिफाई करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ऑर्डिनरी हमारे पास ऑपरेशंस हैं। ठीक है, अब फिर से समझा देती हूँ बाइनरी ऑपरेशन क्या है। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है कि एक ऐसा ऑपरेशन जिनको एलिमेंट्स पे लगाने के बाद जो आंसर आए अगर वो सेम सेट में बिलोंग करे तो हम उस ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहां मैं लिख भी देती हूं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन समझ लो क्या होती है। बाइनरी ऑपरेशन को सबसे पहले हम स्टार से डिनोट करते हैं, तो यहां लिख देते हैं एन ऑपरेशन इज कॉल्ड ए बाइनरी operation if it satisfy that a star b belong to g if and only if a and b belong to g। यानी एक ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन तभी कहते हैं जब वो हमारे 2 एलिमेंट के बीच में लग रहा हो और आंसर सेम सेट में आ रहा हो, और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों के दोनों एलिमेंट्स हमारे सेम सेट को बिलोंग करते हो। ठीक है, यानी कि
हमारे पास एक ऐसा ऑपरेशन जिनको लगाने के बाद आंसर भी सेम सेट में आता हो, उसे हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, उस ऑपरेशन को। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। देखो, आप देखो किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे वो भी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आपको वो सेट लिखना है जो आपने नॉन एम्प्टी सेट कंसिडर किया है, कॉमा करके हम स्टार लिखते हैं, यानी बाइनरी ऑपरेशन लिखते हैं, और इस चीज को हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। इस रिप्रेजेंटेशन को सेट लिखते हैं, फिर कौन सा बाइनरी ऑपरेशन लगा हुआ है वो लिखते हैं। अगर यहाँ एडिशन लगा है तो एडिशन लिखते हैं, मल्टीप्लीकेशन लगा है तो मल्टीप्लीकेशन लिखते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हम हमारे बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हम कहते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। और उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे एग्जाम्पल ले रही थी मैं, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले यहाँ पे हम समझने के लिए। तो देखो, हमने अगर एग्जाम्पल कंसिडर कर लिया हमारा इंटीजर्स का, और हम ऑपरेशन ले लेते हैं एडिशन। इसका मतलब ये हुआ कि आप a कॉमा b दो हमारे पास जो एलिमेंट्स लोगे वो हमारे इंटीजर्स होने चाहिए, और अगर आप इन पे एडिशन लगाते हो, क्योंकि यहाँ पे हम लगाते हैं बाइनरी ऑपरेशन, a स्टार b लगाते हैं और ऑपरेशन दे रखा है एडिशन का, यानी अगर a प्लस में b करेंगे तो वो भी इंटीजर ही आना चाहिए। अब लेके देख लेते हैं। अगर आप इंटीजर का मतलब क्या होता है, इंटीजर का मतलब तो यही होता है ना कि हमारे पास 0 भी आएगा, हमारे पास +-1 +-2 अप टू +-इन्फिनिटी के साथ जाता है। ये हमारे पास इंटीजर्स का सेट होता है। अगर आप कोई भी दो एलिमेंट्स इंटीजर्स के यहाँ लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं a की वैल्यू 1 है और b चलो 0 ले लेते हैं, तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी 1 + 0। अब 1 आएगा आंसर, और ये भी हमारा सेम सेट इंटीजर में बिलोंग करता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो एडिशन है वो हमारे पास Z हमने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया है, उसके लिए बाइनरी ऑपरेशन का काम करेगा, क्योंकि हमारे पास जो आंसर आ रहा है आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन वो भी सेम सेट G यानी यहाँ पे Z में ही आ रहा है। ठीक है, क्या ये हमेशा ट्रू रहेगा? क्या हर एक ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन बनेगा रिस्पेक्टिव ग्रुप का? तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। जैसे कि एक आपको काउंटर एग्जाम्पल की तरह दिखा देते हैं यहाँ पे, कि अगर आपने कंसिडर कर लिया कि आपके पास इस तरीके से है n यानी नेचुरल नंबर का सेट है, और आप यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहे हैं सब्ट्रैक्शन का, यानी अगर आप a कॉमा b दोनों ही एलिमेंट्स हमारे नेचुरल नंबर से लेते हैं तो a माइनस b भी हमारा नेचुरल नंबर में आना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि जो सब्ट्रैक्शन है वो नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन का काम करता है। लेकिन अगर आप दो एलिमेंट्स ले लेते हैं नेचुरल नंबर से, जैसे आपने a की वैल्यू ले ली है 5 और आपने यहाँ पे जो b है उसकी वैल्यू ले ली है 7, ठीक है, और अगर आप यहाँ पे माइनस करते हैं यानी a माइनस में b करते हैं तो ये हो जाएगा 5 माइनस में 7, और 5 माइनस में 7 तो -2 आ जाएगा, और ये बिलोंग ही नहीं करता नेचुरल नंबर में। लेकिन अगर आप कह दो कि मैं तो 7 माइनस में 5 लेंगे तो वो 2 आ गया, वो तो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। अगर हमें कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल मिल जाए, ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसके लिए हमारे पास ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास जो आंसर आएगा बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद वो सेम सेट में होना चाहिए। अगर एक दो भी ऐसे एग्जाम्पल मिल जाते हैं जिनके लिए हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, जैसे 5 माइनस में 7 आया माइनस, ये तो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि जो सब्ट्रैक्शन होता है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है नेचुरल नंबर्स के लिए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन का पूरा टॉपिक अच्छे से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारे पास टॉपिक था बाइनरी ऑपरेशन, जिसे हम बाइनरी कंपोजिशन भी कहते हैं और हम इसे स्टार से डिनोट करते हैं। तो अब हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन वाला टॉपिक था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी तक हमने क्या देखा है कि जी हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, और साथ में ही हमने ये देखा है जो स्टार होता है वो हमारे बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमें ये रिप्रेजेंट करना हो कि हमारा सेट कौन सा है और उस पर कौन सा बाइनरी ऑपरेशन लगा हुआ है, तब वहाँ पर हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, जो हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हम सेट लिखते हैं जो नॉन एम्प्टी होगा, और यहाँ पे हम हमारा बाइनरी ऑपरेशन लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जो हमारे बाइनरी ऑपरेशन की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी आप अपने 6th क्लास से पढ़ते आए हैं। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या करते हैं, हम दो कोई भी एलिमेंट्स लेंगे
जैसे हमने लिया a कॉमा b हमारे बिलोंग करते हैं सेट g में, और अगर आप इन पे बाइनरी ऑपरेशन स्टार लगाते हैं और वो भी अगर सेम सेट g में ही बिलोंग करता है, तब हम कहते हैं कि हमारा जो सेट g है वो क्लोज्ड है इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये होता है g इज क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ठीक है, ये सेम हमारे बाइनरी ऑपरेशन की तरह ही डेफिनेशन है। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब यही होता है कि उसको अप्लाई करने के बाद, कोई भी ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन तभी कहते हैं जब उसको अप्लाई करने के बाद हमारा आंसर सेम सेट में बिलोंग करता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम किसी भी सेट को उस ऑपरेशन में क्लोज्ड तभी कहते हैं जब वहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है, यानी कि किन्हीं भी एलिमेंट्स के ऊपर जब आप बाइनरी ऑपरेशन लगाओगे और वो हमारा आंसर सेम सेट में बिलोंग करेगा, तब हम कहेंगे कि हमारा जो नॉन एम्प्टी सेट है वो क्लोज्ड है उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए। ठीक है, अब इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। अभी जैसे हमने क्या किया, z लिया, z का मतलब इंटीजर्स है और हमने इस पे एडिशन हमारा बाइनरी ऑपरेशन है जो लगाएंगे हम। इसका मतलब हुआ कि अगर आप कोई भी दो इंटीजर्स लेते हैं और अगर आप उनका सम करते हैं तो क्या हमारा इंटीजर ही आता है। हमें पता है दो इंटीजर को ऐड करने से एक इंटीजर ही आता है, यानी वो भी हमारा सेम सेट z के अंदर बिलोंग करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा इंटीजर्स का सेट है वो हमारे एडिशन के ऊपर क्लोज्ड है। इसका मतलब हुआ सेट z यानी सेट ऑफ इंटीजर्स इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। क्या ये हर एक के केस में होल्ड करेगी? तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसका भी एक काउंटर एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आप नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं और हमारा ऑपरेशन ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे अगर आप दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कंपलसरी नहीं होता कि आंसर भी सेम सेट में बिलोंग करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास देखो, ये हमारे पास तभी क्लोज्ड होता है जब हमारे पास अगर आप दो इंटीजर्स लेते हैं इस तरीके से a कॉमा b, इंटीजर्स नहीं, यहाँ पे हम लेंगे नेचुरल नंबर के सेट से, यानी दोनों नेचुरल नंबर लेते हैं और a माइनस में b करते हैं, वो तभी नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है जिस समय a की वैल्यू ग्रेटर देन b होती है। लेकिन अगर आपकी b की वैल्यू हमारे पास लेस देन a होगी तब तो हमारे पास सही होगा, यानी कि b की वैल्यू अगर लेस देन a होती है तब तो वो क्लोज्ड रहेगा। लेकिन अगर आपके पास जो हमारे पास b की वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन a आ जाती है तब हमारे पास नेचुरल नंबर में क्लोज्ड नहीं रहेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर a की वैल्यू छोटी आ जाएगी b से, जैसे कि 5 माइनस में 7 ले लेते हो तो इसका आंसर आता है -2, और ये बिलोंग नहीं करता है नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक सेट के लिए जो रिस्पेक्टिव हम यूज़ कर रहे हैं हमारा ऑपरेशन, वो ज़रूरी नहीं है वो क्लोज्ड हो उस ऑपरेशन के लिए हमारा सेट। ठीक है, तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी आती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसे हम सिर्फ एसोसिएटिविटी भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर आप दो एलिमेंट्स लेते हैं सेम सेट से, उसी तरीके से एसोसिएटिविटी के अंदर हम तीन एलिमेंट्स लेंगे सेट से, a कॉमा b कॉमा c, तीनों ही बिलोंग करेंगे आपके सेट g में। और एसोसिएटिविटी में हम क्या करते हैं कि पहले चाहे आप a और b पे ऑपरेशन लगाओ और उसके बाद c पे ऑपरेशन लगाओ, या फिर आप पहले a अकेले यहाँ पे रहने दो और पहले b और c पे ऑपरेशन लगाओ, फिर इनके आंसर का a के साथ ऑपरेशन लगाओ, तो आंसर क्या आता है? सेम आता है। तो यूजुअली ये होता है कि अगर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होती है ना, तो हमारी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती ही है। ठीक है, ये क्या होती है? इट इज़ जस्ट लाइक अ सिस्टर ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। जहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी होती है ना, मेन चांसेस यही होते हैं कि एसोसिएटिविटी भी वहाँ पे होल्ड करती है। वेयरएज अगर हमें जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल करोगे तो आपको पता चलने ही लग जाएगा, बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर एसोसिएटिविटी होल्ड ना करे लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि ज़्यादातर, क्योंकि हम चाहेंगे कि हम कम से कम टाइम कंज्यूम करें, तो इसलिए हम ये देखेंगे कि एसोसिएटिविटी क्या होगी, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, मेनली हर केस के अंदर फॉलो होगी ही होगी। ठीक है, तो एसोसिएटिविटी के अंदर बस इतना ही है कि चाहे आप पहले इनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाओ फिर इसके साथ लगाओ, या पहले इन दोनों के साथ लगाओ फिर इसके साथ लगाओ, आंसर हमारा सेम आना ही आना है। इसका आप एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। इसके अंदर भी आप सेम z का ही ले सकते हैं, जैसे आपकी बार मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं इस तरीके से। तो अगर आप कोई भी दो हमारे पास इंटीजर्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 3 की बात करेंगे, a b और c हमारे पास कंसिडर कर लेते हैं। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है 2। ठीक है, अगर आप क्या करते हैं
यहाँ पे देखो स्टार की जगह में मल्टीप्लिकेशन करना है और यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ ये हमारा ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है, दिस इज ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी ए स्टार बी, यानी पहले हम ए इंटू में बी करेंगे तो 1 इंटू -1, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे सी के साथ जो है 2, इसकी वैल्यू हमारे सेम आएगी, ए है हमारा 1 और अब हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे बी और सी की, यानी -1 इंटू में 2 करेंगे हम। देखते हैं क्या हमारे पास आंसर सेम आता है। यहाँ से आएगा -1 इंटू में 2, यहाँ से आएगा 1 इंटू -2, यहाँ से -2 आया और यहाँ से -2 आया। आप देख रहे हो कि यहाँ पे एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी जो है हमारी होल्ड हो रही है, तो यहाँ पे एसोसिएटिविटी होल्ड हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास मेनली जहाँ पे हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी तो यूजुअली वहाँ पे हमारी एसोसिएटिविटी होल्ड होती ही है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ है, ये प्रॉपर्टीज़ अभी हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम ये बता सकें कि कौन सा सेट मोनोइड है, कौन सा क्वाज़ाई ग्रुप है और कौन सा हमारे पास सिर्फ सेमी ग्रुप है और कौन सा ग्रुप है, ताकि ये चीज़ें हम समझ सकें। इसलिए इन प्रॉपर्टीज़ को एक बार रिवाइज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी आती है। देखो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है एक ऐसा एलिमेंट जिसे हम किसी भी एलिमेंट के साथ अगर ऑपरेशन लगाकर ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, कोई भी ऑपरेशन दे रखा हो, अगर उसके साथ हम वो मेथड यानी वो ऑपरेशन अप्लाई करें तब हमारे पास सेम आंसर आए। यानी एक ऐसा एलिमेंट जिसे हम किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करें, ऐड करें या कोई भी ऑपरेशन उसके साथ अप्लाई करें तो सेम एलिमेंट आता है। जैसे ए और ई हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट को हम ई से डिनोट करते हैं, तो आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ अब किसी भी एलिमेंट का ऑपरेशन यूज करेंगे तो हमारे पास सेम एलिमेंट यही आ जाएगा। ठीक है, यानी इससे ज़्यादा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा आंसर सेम रहने वाला है। अभी जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसके भी। अगर हम बात करते हैं z प्लस में, यानी इंटीजर्स का सेट है और एडिशन हमारे पास स्टार यानी कि बाइनरी ऑपरेशन है। तो देखो अगर आप कोई भी इंटीजर a ले लेते हैं, a कब आएगा? ठीक है, a कब आएगा? जब a में आप ऐड करोगे 0 तब a आएगा। यानी कि यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है? एडिशन के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। कोई और ले लो, जैसे इंटीजर्स के अंदर का आप -1 भी ले लोगे तो इसमें क्या ऐड करूँ कि -1 आए, 0 करना पड़ेगा। कोई पॉजिटिव नंबर ले लो 5 में भी 0 ऐड करोगे तभी 5 आएगा। तो ये जो 0 है ये किस चीज़ का काम कर रहा है? आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है। और अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन चेंज करके लेते हैं, जैसे कि अब हम क्या करते हैं z मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, तो अब इसमें क्या होगा हमारे पास? इसमें होगा कि हम a के अंदर क्या मल्टीप्लाई करें कि a ही आए। अब हमें पता है कि अगर हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 1 तो हमारे पास a ही आएगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा हो गया 1। ठीक है, अब कंडीशन ये होती है, देखो कि जो a होगा ना यहाँ पे एलिमेंट, वो भी हमारे g में ही बिलोंग करना चाहिए और आइडेंटिटी एलिमेंट भी हमारा g में ही बिलोंग करना चाहिए। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आपका g में बिलोंग नहीं करता है, जैसे यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट आया है यहाँ पे 1, आइडेंटिटी एलिमेंट इंटीजर्स में ही बिलोंग करता है और यहाँ पे आया था 0 और 0 भी आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा z में ही बिलोंग करता है। ठीक है, तो दोनों ही हमारे सेम बिलोंग करने चाहिए उस पर्टिकुलर सेट में। अगर एक भी आपका बिलोंग नहीं करता उस सेट में तो हम कहेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है फोर्थ प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी आपके पास कौन सी होती है? ये होती है आपके पास इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अब देखो इनवर्स एलिमेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एलिमेंट कि जब हम उसे एलिमेंट किसी और एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगाने के बाद लिखते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। यानी ए अगर कोई भी एक एलिमेंट है और इसके साथ आप बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं इनवर्स की, जिसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, इसका मतलब हुआ ए इनवर्स, तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आता है उस पर्टिकुलर सेट का। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे ये हमारा इनवर्स है ए का और ई हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है उस सेट का। देखो मैं क्या बोल रही हूँ
कि ए इनवर्स तो इस एलिमेंट का है, ठीक है, लेकिन ई क्या है, उस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट है। पूरे सेट के लिए एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, लेकिन हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक एक डिफरेंट इनवर्स होता है, ठीक है। और पूरे सेट के लिए भी एक ही हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट भी हमारे पास क्या होता है, यूनिक होता है। और ये किसका होता है, ये पूरे सेट का होता है। पूरे सेट का एक ही हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, वो यूनिक होता है। और इसी तरीके से इनवर्स एलिमेंट भी हर एक एलिमेंट का यूनिक होता है, ये भी क्या होता है, यूनिक होता है। और ये किसका होता है, ये हर एक एलिमेंट का होता है, ठीक है। अब इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। अभी देखो, हमें ई की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि हम पहले ऑलरेडी आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड कर चुके होंगे। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था, अगर आप z प्लस ले लेते हैं, इंटीजर्स का सेट लेते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं एडिशन, तो आपको पता है यहाँ ई की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब कोई भी एलिमेंट अगर आप ए ले लेते हैं, तो इसमें हम क्या ऐड करें कि आपके पास ई यानी कि 0 आ जाए। अब ए के अंदर अगर आप माइनस ए ही ऐड करते हैं, तभी तो आपके पास 0 आएगा। तो यहाँ पे ए का जो इनवर्स हो गया वो माइनस ए हो गया, ये इसका इनवर्स है और इसका इनवर्स ये है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। जैसे कि अगर इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लेते हो आप, अगर -1 भी ले लेते हो, तो -1 में क्या ऐड करें कि 0 है, आपको पता है 1 ऐड करेंगे तभी 0 आएगा। तो -1 का इनवर्स 1 हो गया और 1 का इनवर्स -1 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे भी कंडीशन यही होती है कि ए हमारा बिलोंग करना चाहिए सेट में, ए इनवर्स भी बिलोंग करना चाहिए सेट में, और हमारे पास जो ई होता है ये भी बिलोंग करना चाहिए उसी सेट के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 अभी मेन प्रॉपर्टी हमने देखी है। पहले इनके ऊपर बेस्ड हमारी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, और उसके बाद और कुछ प्रॉपर्टीज है इंपॉर्टेंट, वो भी समझ लेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली थी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी से पहले हमारे पास जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, और इस तरीके से हम बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर। अब अगर कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है और वो सिर्फ और सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, और भी कर सकता है, लेकिन अगर वो क्लोजर प्रॉपर्टी को कर रहा है सेटिस्फाई, तब हम उसे ग्रुप वाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप वाइड बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम होता है क्वाज़ाई ग्रुप, ठीक है। तो हमारा क्वाज़ाई ग्रुप या ग्रुपॉइड क्या होता है, एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जो क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। जैसे कि इंटीजर हमने लिया एडिशन के अंदर, तब वो एक क्वाज़ाई या फिर एक ग्रुपॉइड है, क्योंकि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब मान लो यही हमारे पास जो सेट जी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। अब वो क्या कर रहा है, दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, तब हम उसे बोलते हैं सेमी ग्रुप। क्या बोलते हैं, सेमी ग्रुप। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी प्लस में एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है उसको भी सेटिस्फाई करे कोई नॉन एम्प्टी सेट, तब हम उसे बोलेंगे सेमी ग्रुप। अब इसी तरीके से कोई हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है जो सेमी ग्रुप है, यानी वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, और वो आइडेंटिटी एलिमेंट को भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी उसके अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है जो कि यूनिक है, तब हम उसे बोलेंगे मोनोइड। क्या बोलेंगे, हम उसे मोनोइड बोलेंगे। इसी तरीके से एक मोनोइड है, यानी उसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी है उसके अंदर, और उसके अंदर इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, तब हम उसे बोलेंगे ग्रुप, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ग्रुप से आप क्या समझते हैं, ग्रुप एक नॉन एम्प्टी सेट होता है जिसपे एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार लग रहा होता है, और वो 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, जो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास जो ग्रुप क्या होता है, आई होप वो समझ में आ गया आपको, और मोनोइड क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, और क्वाज़ाई या फिर ग्रुपॉइड क्या होता है, यहाँ तक मैंने पूरा कंसेप्ट आई होप आपका क्लियर कर दिया होगा। अब आगे हम कुछ और प्रॉपर्टी देखेंगे। पहले ग्रुप की, जहाँ तक ग्रुप आपने देखा है, जहाँ जहाँ तक जौन जौन सी टर्म आई है ना, उनको एक बार सम अप कर देते हैं फ्लो चार्ट की हेल्प से। तो अब यहाँ पे देखो, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने देखी क्लोजर प्रॉपर्टी, उसके बाद हमने देखी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हमने देखी आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस,
हमने ये भी देखा कि हमारा जो इन्वर्स एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करता है। तो देखो, अगर सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तब तो हमारे पास वो क्वाज़ाई है या फिर वो एक ग्रुपॉइड है। अगर वो क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है तब वो एक सेमी ग्रुप है। और अगर हमारा नॉन एम्प्टी सेट जिस पे हम एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार लगा रहे हैं, अगर वो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा उसके अंदर, तब हम उसे बोलते हैं मोनोइड। और अगर वो इन चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर देता है, यानी वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, एसोसिएटिविटी को कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट है उसके अंदर और उसके अंदर इन्वर्स भी है, तब हम उसे बोलते हैं ग्रुप। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है जो हमारे पास होती है कम्यूटेटिविटी या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये भी आपने ऑलरेडी पढ़ी होगी। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि आपने एक सेट लिया जी जो हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट है और हमारे पास एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। तो अब हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेंगे ए और बी हमारे इसी सेट जी से, और अगर आप ए स्टार बी कर रहे हैं तो वो हमारा बी स्टार ए के इक्वल आना चाहिए। इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर कोई भी एक हमारे पास जी नॉन एम्प्टी सेट है जिसपे बाइनरी ऑपरेशन स्टार लग रहा है और वो इन पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी को, सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, थर्ड आइडेंटिटी एलिमेंट को और फोर्थ इन्वर्स को, और साथ में वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, यानी इन पांचों को करता है, तब आप उसे बोलते हैं अबेलियन ग्रुप। क्या बोलते हैं? अबेलियन ग्रुप कहते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर हमारी जो पूरी कंसेप्ट है बाइनरी ऑपरेशन के साथ मिलाकर, ये सारी प्रॉपर्टीज़ का, ग्रुप का, मोनोइड, ये सारी चीज़ें ही आपकी एक बैकबोन बनाती हैं ग्रुप थ्योरी की। तो इन्हें काफ़ी अच्छे से समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है।